मास्टर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऋग्वेदिक पीरियड और उसमें हमने पढ़ा था सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से लेकर 600 बीसी तक एग्जिस्ट किया था। तो इस टाइम पे आर्यंस सप्त सिंधु रीजन जो ये वाला था यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे ईस्टवर्ड और साउथवर्ड। तो ये वाला जो एरिया था इसे उन्होंने नाम दिया आर्यवर्ता। आर्यवर्ता मीन लैंड ऑफ आर्यंस। और जो सेंट्रल रीजन था इंडिया का इसे नाम दिया मध्य देशा। और जो सदर्न पार्ट था उसे नाम दे दिया दक्षिण पथा। तो इस तरीके से उन्हें इंडिया को 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए हम पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक में कि छोटे ग्रुप्स थे जिनका नाम था जना। लेकिन अब क्या हुआ, जना काफ़ी सारे जना मिलके एक बड़ा ग्रुप बना रहे थे जिसका नाम था जनपद। अब ये जो जनपद से ये क्या कर रहे थे कि शिफ्ट कर रहे थे। जैसे इन्हें नदर्न रेंज में शिफ्ट किया तो वहाँ पे जो ट्राइब्स शिफ्ट कर रही थी उसके नाम पे अपनी टेरिटरी को उन्होंने अपने ट्राइब के नाम से ही नाम दे दिया। जैसे कोरू, पंचाला। ये इनिशियली ये 2 जो पावरफुल जनपद्स बने थे, कोरू और पंचाला। देन जब कोरू और पंचाला थोड़े वीक हुए तो नए जनपद जो पावरफुल हुए थे उनमें विदिहा, काशी और कोसाला। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनेगा, कोरू के किंग्स पूछ लेंगे जो पॉपुलर किंग्स थे कोरू के, पंचाला के, विदिहा, काशी। ठीक, तो आपको कोरू के जो उस टाइम के पॉपुलर किंग्स थे वो थे परीक्षित, जन्मजय। एंड पंचाला का पावर जो किंग था उसका नाम था जयवाली। इसी तरह से विदेहा के किंग का नाम था जनक और काशी के किंग का नाम था अजातशत्रु। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड से। देन एक और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है इनका ईस्टर्न मोस्ट जनपद। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो ईस्टर्न मोस्ट जनपद थी वो थी मगध एंड अंगा। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से इसमें यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का था। देखिए जैसे जना से जनपद्स बने तो इनका टेरिटोरियल एरिया ज़्यादा था। दैट मीन्स इनमें एक पावरफुल किंग होगा। तो हम ऋग्वेदिक पीरियड में देख रहे थे किंग जो था वो इलेक्टेड था, उसे सभा और समिति इलेक्ट करके भेजती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देख रहे हैं किंग की जो पोजीशन है वो अब इलेक्टेड नहीं रही है। अब वो जनरेशन टू जनरेशन किंग्स चलते आ रहे हैं और सभा एंड समिति इनकी पावर्स कम हो गई थी। अब यहाँ पे राय लोग जो थे उनका ज़्यादा होल्ड था। देन किंग अपनी पावर को दिखाने के लिए कुछ यज्ञास करता था जिनमें फेमस हैं राजसूय, देन अश्वमेधा एंड वाजपेय। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये जो यज्ञास थे इनमें क्या किया जाता था। तो जो राजसूय था ये एक्चुअली एक कोरोनेशन थी। इसमें किंग को कोरोनेट किया जाता था और एक सेरेमनी होती थी। देन अश्वमेधा यज्ञ में किंग का जो फेवरेट घोड़ा होता था उसे छोड़ दिया जाता था अपनी टेरिटरी में घूमने के लिए, और जहाँ जहाँ से वो घोड़ा घूम के आता था उतनी टेरिटरी किंग की हो जाती थी। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता तो वो होता था कि वो इंसान किंग को चैलेंज कर रहा है और फिर किंग को उसके साथ लड़ाई वार करनी पड़ती और फिर वो एरिया टेरिटरी जीतनी पड़ती थी। और इसके बाद जब ये हॉर्स वापस आता पूरा एरिया घूम के तो फिर किंग इस हॉर्स को सेक्रीफाइस कर देता और वो टेरिटरी किंग की हो जाती। और लास्ट में होता था वाजपेय सेरेमनी। एक टाइप की फेयरवेल पार्टी होती थी जिसमें लास्ट में राजा को, जब राजा बन जाता था तो उसके बाद एक वाजपेय यज्ञ रखा जाता था जिसमें एक चैरियट रेस होती थी और उसमें राजा को जिताया जाता था। तो यहाँ से अब राजा के पास पावर आ गई। अब मीन्स कि वो जो पावर है राजा के पास है। देन राजा अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कुछ टाइटल्स देते थे, एक रात, सम्राट, इस टाइप के टाइटल्स देते थे वो खुद को आम जनता से खुद को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। राजा को असिस्ट करने के लिए 12 रत्नास होते थे, रत्निन्स, जो राजा को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प करते थे, जिनमें 3 तो पहले वाले हमने जो ऋग्वेदिक टाइम में पढ़े थे, पुरोहिता, सेनानी और
ग्रामिनी। लेकिन इनके अलावा जो बाकी वाले थे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये फैक्चुअल डाटा तो आप पढ़ देना। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे होते भागदुगा जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था, जीवग्रीवा पुलिस ऑफिसर, व्रजापति ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पास्चर लैंड, और संघरिति ट्रेजरर। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख देना। तो ये था इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देन इकोनॉमिक कंडीशन, उस टाइम का इकोनॉमिक सेटअप कैसा था। देखिए आयरन की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जब आयरन की डिस्कवरी हुई उसके बाद इन्होंने गैंगेटिक प्लेन्स की साइड मूव करना स्टार्ट किया, और गैंगेटिक प्लेन्स में बहुत डेंस फॉरेस्ट थे। तो आयरन से इन्होंने जो टूल्स बनाए थे, उन टूल्स से इन्होंने वो फॉरेस्ट काट के वहाँ पे कल्टिवेबल लैंड बनाई, और उससे क्या हुआ कि इनके जो नोमैडिक लाइफ थी उसमें स्टेबिलिटी आई, और ये परमानेंट सेटलमेंट हुआ। और अब इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर है। कैटल रेयरिंग अब सेकेंडरी है, और मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर हो गया। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगाना स्टार्ट की। पहले जो हमने देखा था ऋग्वेदिक टाइम में सिर्फ बार्ले उगा रहे थे, लेकिन अब ये राइस, वीट एंड शुगर केन भी ग्रो करना स्टार्ट किया। राइस को कहा जाता था व्रीही। ट्रेड इनका जो था वो फॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया था, और ये बेबीलोन तक ट्रेड करते थे। एंड कॉइन्स हमने देखा था ऋग्वेदिक टाइम पे सिर्फ गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे, जिसे कहा जाता था निक्शा, लेकिन अब इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी यूज़ करना स्टार्ट किया था, और सिल्वर कॉइन्स को कहते थे सतमना कृष्णाला। तो ये दो टाइप के सिल्वर कॉइन्स यूज़ करते थे, और निक्शा जो है ये गोल्ड कॉइन्स था, जो ऋग्वेदिक टाइम से ही चलता आ रहा था। जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें कहा जाता था वनिया, और ट्रेडर्स ने कुछ ग्रुप्स बनाए होते थे जिन्हें बोलते थे गिल्ड्स। तो इस टाइप की इकोनॉमिक सेटअप था उस टाइम पे। तो सोशल लाइफ में वर्ना सिस्टम जो था वो रिजिड हो गया था, और 4 वर्नास जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के पास ज़्यादा पावर्स थी, और वैश्य और शूद्रा के पास कम। शूद्रा के पास सबसे कम पावर्स थे, और शूद्रा का काम होता है इन तीनों वर्नास की सेवा करना। और अब वर्ना सिस्टम जो था वो सोसाइटी में रिजिड होता जा रहा था, और वुमेन की जो स्टेटस था वो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिग्रेड होता जा रहा है, और सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज भी प्रिवलेंट हो गई थी। देन हम देखते हैं कि वर्ना सिस्टम के साथ साथ 4 आश्रम्स भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनमें ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यास आश्रम था। ये लाइफ को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे फर्स्ट ब्रह्मचार्य में 25 साल तक इंसान ब्रह्मचार्य आश्रम में रहता, दैट मीन्स उसमें वो सीखता था, एक स्टूडेंट लाइफ रहती थी। देन गृहस्थ आश्रम में वो अपनी गृहस्थी बनाता था, शादी करता था और अपने बच्चे पैदा करता था। तो ये 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहता था। देन वानप्रस्था, तो इसमें पार्शली वो अपनी वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देता है और जंगल में रहना स्टार्ट करता है, और 75 ईयर्स की एज तक वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है। देन आफ्टर 75 ईयर्स संन्यास, वो वर्ल्डली लाइफ से पूरी तरह से संन्यास ले लेता और जंगलों में चले जाता, वहाँ पे ही रहना स्टार्ट करता है। और ये जो आश्रम सिस्टम है हमने महाभारत में भी देखा कि कौरव और पांडव बाद में लास्ट में संन्यास ले लेते हैं, सारा राजपाट छोड़ के संन्यास ले जाते। तो ये इनका सोशल लाइफ थी उस टाइम की। देन रिलीजन की बात करें तो इसमें जो ऋग्वेदिक टाइम के जो गॉड्स थे इंद्र, अग्नि और वरुण, इनका इम्पोर्टेंस कम हो गया था, और अब न्यू गॉड्स थे जो लेटर वैदिक एज में आए। उनमें थे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति मीन क्रिएटर, विष्णु मीन प्रोटेक्टर एंड रुद्र मीन डिस्ट्रॉयर। प्रजापति को ब्रह्मा भी कहा जाता था, विष्णु तो विष्णु ही, एंड रुद्र मीन महेश, दैट इज शिवा। तो ये गॉड्स उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड्स थे लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये आम इंसान के लिए इतनी सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस करना मुश्किल था, और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ता जा रहा था। इसी डोमिनेशन के अगेंस्ट 2 नए रिलीजन खड़े हुए, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। क्योंकि अब जो मासेज थे, जो आम इंसान था, वो चाहता था कि कोई इजीली समझ आ जाए उसे, जो रिलीजन कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में उन्हें
एक इजीली समझ आने वाला रिलीजन दिख रहा था और जिससे उन्हें सेल्वेशन मिल रहा था। तो इसलिए लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में शिफ्ट कर रहे हैं। ये था लेटर वैदिक एज का सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे महाजनपद से जनाज से जनपद बने और फिर जनपद से महाजनपद बने। साथ साथ में लेक्चर्स के साथ में MCQs की PDFs भी डाल रहा हूँ, तो आप वो MCQs अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपके इन लेक्चर्स में कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं और आप कितने ईजिली जो है MCQs को सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए इसके साथ साथ में जो मेरे MCQs की सीरीज़ है उसे भी अटैम्प्ट करें और आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर आपको मेरी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।